आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35B को लेकर आई एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और F-35 भारत में उपस्थित है, जहां पर इसकी रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच केरला टूरिज्म ने कुछ ऐसी तस्वीर शेयर करी है जिसको लेकर लोग लोटपोट भी हो रहे हैं और काफ़ी इनकी प्रशंसा भी हो रही है। केरला टूरिज्म ने F-35B की एक इमेज का जो बैनर है वो बनाया है और उसमें लिखा है F-35B को लेकर कि केरला इज सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। यानी कि F-35B को केरला टूरिज्म ने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया है और इस प्रकार का जो यहाँ पर कारनामा किया गया है उसके बाद से जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें देखने को मिली हैं। देखिए, स्पष्ट है कि F-35B में समस्या काफ़ी गंभीर है और उसको रेक्टिफाई करने के तकरीबन 2 प्रयास किए जा चुके हैं जो कि विफल है और तकरीबन 2 हफ्ते तक इंडियन अथॉरिटीज़ को मना करने के बाद यूके ने फाइनली F-35 को हैंगर में मूव कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यहाँ पर अब इसके मेंटेनेंस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अनक्लियर है कि ये चीज़ें अभी जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये रेक्टिफाई हो भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि इनिशियली ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोलिक इशू नहीं है बल्कि इसके इंजन और दूसरे पार्ट्स में भी कुछ इशू नोटिस किए गए हैं। अब क्योंकि भारत F-35 को ऑपरेट नहीं करता तो जाहिर सी बात है भारत के पास वो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे जहां पर इनके मेंटेनेंस वर्क को पूरा किया जा सके, लेकिन अथॉरिटीज़ प्रयासरत हैं कि इसको मेंटेन करके वापस भेजा जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्रालय की अपकमिंग मीटिंग को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय की अपकमिंग मीटिंग में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे और उसी में आपको इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM भी देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि तकरीबन 3 नई रेजिमेंट जो QRSAM की है इनको मंजूरी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तो ये एक एडवांस इंडिजिनसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारी मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स को प्रोटेक्ट करेगा और इंडियन आर्मी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में विकसित किया गया है। ये एक हाईली मोबाइल रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि डायनेमिक बैटलफील्ड इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल सकता है और ये हमारे मौजूदा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको कॉम्प्लीमेंट करने का भी काम करेगा। हालांकि QRSAM के बारे में अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे जाएं तो इसमें हमें एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलने वाली है जिसकी रेंज तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की होने वाली है और ये 10 से लेकर 14 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाकर के भी जो टारगेट है उनको हिट कर सकती है। इसमें यूज़ होने वाली मिसाइल की जो टॉप स्पीड होने वाली है ये मैक 4.7 की होने वाली है। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें मिड कोर्स गाइडेंस और टर्मिनल फेज में गाइडेंस जो है वो देखने को मिलती है जो कि इसकी एक्यूरेसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। और आने वाले भविष्य में ये तो सिर्फ 3 रेजिमेंट की बात हुई है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो हमें बढ़ती नजर आएगी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों इनको बड़ी संख्या में ऑपरेट करने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आपसे कहा था कि जिस प्रकार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने विध्वंसक अपना जो एक रूप है वो दिखाया है, उसके बाद जो पोटेंशियल बायर जो अभी तक इसकी कैपेबिलिटी को लेकर संदेह में थे उनका अब संदेह मिटता नजर आ रहा है और यहाँ पर तो एक लहर सी आ गई है इसको लेकर भारत से बातचीत करने वालों की, जहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कई देशों के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर जो इंटरेस्ट है ये प्राप्त हुआ है। हाल ही में आप सबने फिलीपींस के साथ इसकी एक बड़ी डील देखी, लेकिन अब ये चीज़ और बड़े पैमाने पर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो वियतनाम और इंडोनेशिया डील को फाइनलाइज करने के एडवांस स्टेजेस पर है। वहीं इस समय कुछ देश जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और वेनेजुला जो है ये भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्टिव डिस्कशन में है, यानी इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। कुछ देशों के साथ जो बातचीत है वो एडवांस लेवल पे भी है और कुछ लोगों ने अभी यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी टॉक्स है ये शुरू करी हैं और आप सब देखते जाइए आने वाले भविष्य में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और भारत को इसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि ब्रह्मोस की जो अलग अलग वेरिएंट है वो भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस NG है जिसके ट्रायल अगले वर्ष शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मोस 2 होगी जो कि रशिया के ज़िरकॉन मिसाइल से इंस्पायर्ड है और वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, तो वो भी इस लिस्ट में हमें देखने को मिलेगी और ये भारत की ताकत का एक प्रतिबिंब बनने वाली है।
रूस और भारत के बीच में अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर के तो वार्ता चल ही रही है, जिसमें फाइटर जेट और जो दूसरे इंजन हैं वो शामिल हैं। लेकिन रशिया ने इंडियन नेवी को लेकर के भी एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है, जहां पर रूस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑफरिंग्स हैं जो भारत को की जा रही हैं। जैसे कि रूस भारत को 6 रिफर्बिश किलो क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो ऑफर कर रहा है, और उनका कहना है कि इसकी डिलीवरी टाइमलाइन सिर्फ 6 वर्षों की होने वाली है। इसको मॉडिफाई करके अपग्रेड करके भारत को ऑफर किया जाएगा। दूसरा बड़ा प्रस्ताव आ रहा है एक एसएसएन लीज का, जो कि चक्रथी टाइप की होने वाली है, और इसको भी वो लीज के लिए भारत को ऑफर कर रहे हैं, जहां पर वो इंडिया स्पेसिफिक जो इन्हांसमेंट है और अपग्रेड्स हैं वो करने के लिए तैयार हैं। तीसरा बड़ा ऑफर आ रहा है 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली कैलिबर जो क्रूज मिसाइल है, इसको लेकर के। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम है, अब भारत उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और इसके अलावा जो इंडियन किलोज हैं इनमें अपग्रेड्स के जो ऑफर है वो भी दिए गए हैं, जहां पर ये अपने सभी 6 ट्यूब से मिसाइल को फायर करने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय एक ही ऑफर है जो भारत का ध्यान केंद्रित कर सकता है, और वो है एसएसएन को लीज पे लेने का। क्योंकि यहाँ पर भारत का जो एसएसएन प्रोग्राम है ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अभी खिंच तो रहा ही है, लेकिन भारत को एक अच्छा खासा अनुभव भी है रशियन एसएसएन को ऑपरेट करने का। लेकिन अगर आप किलो क्लास के सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी इनको रिटायर कर रहा है, और ऐसे में भारत के लिए ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए प्रोजेक्ट 75 आई और प्रोजेक्ट 76 जैसे प्रोग्राम, ना कि पुरानी रिफर्बिश जो किलो क्लास की सबमरीन्स हैं ये। वहीं अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि जो भारत की निर्भय और दूसरी क्रूज मिसाइल्स हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं। हालांकि एविएशन सेक्टर की बात करें तो वहां पर रशिया के जो ऑफर्स है वो भर कर आए हैं, जहां पर अभी भी रूस का जो डेलीगेशन है वो भारत के साथ SU-57 को लेकर इंगेज्ड है। हालांकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस चीज़ से मना किया कि कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं चल रही हैं, लेकिन हम इस बात को झुठला भी नहीं सकते कि रशियन डेलीगेशन ने एरो इंडिया के दौरान भारत की अथॉरिटीज से बात करी है, और कई बार ये बात सामने आई भी है जब दोनों देशों के बीच में इनफॉर्मल टॉक्स की बातें सामने आ रही हैं। तो देखते हैं भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। ब्राजील को लेकर आप सबने रिपोर्ट्स तो सुन ही रखी होंगी कि ब्राजील इस समय भारत के साथ जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इसको लेकर बातचीत कर रहा है, ताकि वो अपने एरियल फ्लीट को मॉडिफाई कर सके, मॉडर्न बना सके। लेकिन यहाँ पर जो डील है हमने पहले भी डिस्कस करी है कि ब्राजील भारत के साथ एक बार्टर डील चाहता है। बार्टर डील का मतलब ये है कि अगर ब्राजील भारत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस खरीद रहा है तो भारत को भी ब्राजील से जो KC-390 मिलेनियम है ये खरीदना होगा। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डील मानी जा रही है ब्राज़ील के लिए, क्योंकि ब्राज़ील काफ़ी पुराने फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है, और ऐसे में यहाँ पर भारत यहाँ कह सकते हैं कि एक मदद कर सकता है, क्योंकि तेजस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये ब्राज़ील की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ब्राज़ील है वो एक बार्टर डील चाहता है। अब अगर हम C-390 मिलेनियम की बात करें तो ऑलरेडी ये भारत के MTA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर इसका सीधा कंपटीशन इस समय C-130J सुपर हरक्यूलिस, इसके अलावा C-295 और यहाँ पर A400M एटलस जो कि एयरबस की तरफ से बनाया जाता है उनसे है। लेकिन अगर हम प्रमुख टक्कर की बात माने तो वो टक्कर इस समय सिर्फ C-390 मिलेनियम और A400M एटलस के बीच में ही है। अब देखते हैं उस पर निर्णय कब तक आता है, क्योंकि हाल ही में कुछ तेजी देखी गई थी, लेकिन अभी तक उसमें अंतिम निर्णय बन नहीं सका है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बार्टर डील हमें होती नजर आएगी या नहीं आएगी। हालांकि कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जैसे हालात दिख रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं होगा अगर दोनों देशों के बीच में जो बार्टर डील है वो हमें देखने को मिल जाती है तो।